हमारे पास 3 लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर। कैश लेजर डिवाइडेड होता है 4 मेजर हेड्स में, जिनको फर्दर डिवाइड किया जाता है माइनर हेड्स में, 5 माइनर हेड्स में। मेजर हेड होते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी हो सकता है, आईजीएसटी और सेस। उसके अंदर 5 माइनर हेड होते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और अदर। कैसे टैक्स डिपॉजिट होता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस या ओवर द काउंटर भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ओवर द काउंटर पेमेंट आप मैक्सिमम 10,000 रुपए तक कर सकते हो पर टैक्स पीरियड। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर है या प्रॉपर ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान या सेल ऑफ रिकवरी के दौरान आपका ये जो रिकवर किया है, तो वो 10,000 रुपए से ज्यादा भी जमा करवा सकता है। चालान, ई चालान जनरेट होंगे, उसके बेसिस पे ही आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। 15 दिन का ही वैलिडिटी होता है ई चालान का। जो भी पैसा आप डिपॉजिट करवाओगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, उसका आप यूज कर सकते हो किसी भी प्रकार की लायबिलिटी को पे करने में। अगर आपने एक मेजर माइनर हेड में गलती से पैसा डिपॉजिट करवा दिया तो दूसरे मेजर माइनर हेड में ट्रांसफर कर सकते हो जीएसटी पीएमटी 09 का यूज करके। अगर आपने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ सीजीएसटी और आईजीएसटी का बैलेंस सीजीएसटी आईजीएसटी में, और आपका खुद का कोई लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। और जो भी आप रिफंड लोगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से वो डेबिट हो जाएगा, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्रेडिट हो जाएगा। टीडीएस टीसीएस जो आपका कटेगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पढ़ा, जो भी आप आईटीसी अवेल करोगे वो क्रेडिट हो जाएगा। उसका यूज करके जब आप लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो डेबिट हो जाएगा। जब आप कोई रिफंड लोगे तो डेबिट हो जाएगा, जब आप रिफंड रिजेक्ट हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। रिफंड आपको 2 ही केसेस में मिलता है आईटीसी का, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सप्लाई टू एसीजेड कर रहे हो, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई ऑन बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। उसके अलावा सर ई क्रेडिट लेजर से आप सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स पे कर सकते हो, बाकी कोई भी लायबिलिटी पे नहीं कर पाओगे। आउटपुट टैक्स आपका सेल्फ असेस्ड भी हो सकता है या गवर्नमेंट के द्वारा भी डिमांडेड हो सकता है। उसके बाद ई लायबिलिटी लेजर पढ़ा, सर इसमें जो भी आपकी लायबिलिटी आएगी वो डेबिट हो जाएगी, चाहे आपने सेल्फ असेस करी हो, चाहे डिमांड रेज की गई हो डिपार्टमेंट के द्वारा। उसका जब आप पेमेंट करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा, चाहे आप कैश लेजर से करो चाहे आप क्रेडिट लेजर से करो। पेमेंट का सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले आपको सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी या अदर ड्यूज, जिसमें भी आप पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड पे करोगे, फिर करंट पीरियड का पे करोगे, और उसके बाद जो डिमांड रेज की गई डिपार्टमेंट के द्वारा वो आप पे करोगे। उसके बाद हमने इंटरेस्ट की बात करी। अगर आप डिले पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो, जब आपको पे करना चाहिए था तब तक आपने नहीं किया, तो ऐसे केस में 18% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम द डे नेक्स्ट टू द ड्यू डेट से लेकर के जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो। किस अमाउंट पे? या तो नेट टैक्स लायबिलिटी पे या ग्रोस टैक्स लायबिलिटी पे। अगर आपने रिटर्न जो फाइल किया है, जो आपने टैक्स पे किया है बाद में, वो उसी रिटर्न के माध्यम से पे किया जिस मंथ का आपका टैक्स लायबिलिटी था, और आपके अगेंस्ट कोई भी 73, 74, 74A की प्रोसीडिंग चालू नहीं हुई है, तो आप नेट टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करोगे, अदरवाइज आपको ग्रोस टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना, नेट टैक्स लायबिलिटी का मतलब आईटीसी यूटिलाइज करने के बाद जो आप कैश लेजर से पेमेंट कर रहे हो, दैट इज नेट टैक्स लायबिलिटी। और इस केस में अगर आपका ड्यू डेट से लेकर के जब तक आपने पेमेंट किया उस पीरियड के दौरान भी अगर आपके पास कोई कैश का बैलेंस पड़ा है ना, तो वो भी आपका लेस किया जाएगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा सर अगर आपने रोंगली अवेल्ड आईटीसी का यूटिलाइजेशन किया है तो सर आईटीसी अवेल करने से दिक्कत नहीं है, यूटिलाइजेशन से दिक्कत है। 18% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लगेगा जब आपने यूटिलाइज किया, उसके अगले दिन से लेकर के जब तक आप उसे वापस नहीं कर देते, पेमेंट नहीं कर देते। ठीक है सर, लगेगा। उसके बाद समझना एक्सेस आईटीसी यूटिलाइज कैसे निकालोगे? सर जितना अमाउंट आपने रोंगली अवेल किया था उसमें से आप लेस करोगे आपके क्रेडिट लेजर का बैलेंस, जो बचेगा वो आपका एक्सेस आईटीसी यूटिलाइज्ड है। सीजीएसटी एसजीएसटी के केस में सीजीएसटी एसजीएसटी का रोंगली अवेल्ड आईटीसी माइनस सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट लेजर बैलेंस। लेकिन आईजीएसटी के केस में आईजीएसटी का रोंगली अवेल्ड आईटीसी माइनस आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी तीनों का क्रेडिट लेजर बैलेंस माइनस किया जाएगा। उसके बाद कब से यूटिलाइज माना जाएगा? अगर किसी रिटर्न को फाइल करने की वजह से आपका जो क्रेडिट लेजर का बैलेंस आपने रोंगली अवेल्ड आईटीसी से कम चला गया है, तो वो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट और एक्चुअल डेट व्हिचएवर इज अर्लियर। अदरवाइज सर जिस दिन डेबिट हुआ आपके अकाउंट में जिसकी वजह से आपका लेजर बैलेंस गिरा, उसको आपका माना जाएगा डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। उसके अपन ने एग्जांपल्स किए थे। उसके बाद हमने टीडीएस के बारे में किया कि सर टीडीएस काटना होगा अगर परचेज किया गया है नोटिफाइड रेसिडेंट के द्वारा। नोटिफाइड रेसिडेंट्स कौन है? डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी खुद
गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सोसाइटी जो कि स्टैब्लिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, या ऐसी कोई अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी जो स्टैब्लिश की गई है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या लेजिस्लेटर के द्वारा या डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसमें 51% और मोर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। कोई रेसिपिएंट ने मेटल स्क्रैप की सप्लाई ली है किसी दूसरे रजिस्टर्ड रेसिपिएंट से, दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो टीडीएस कटेगा। कब कटेगा? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2,50,000 रुपए से ज्यादा है और उसके अंदर टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज 2,50,000 से ज्यादा हैं। इनवॉइस मैटर नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा होना चाहिए, उसके अंदर टैक्स का अमाउंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। कितना काटा जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 2% आईजीएसटी काटा जाएगा। केसेस जहां पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, देखना टैक्सेबल सप्लाईज इन अ कॉन्ट्रैक्ट अगर 2,50,000 से एक्सीड कर जाती हैं, एग्जाम्प्ट सप्लाई करते हो, आरसीएम की सप्लाई है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, एक पीएसयू ने दूसरी पीएसयू को किया, एक नोटिफाइड पर्सन ने दूसरे को किया, एक्सेप्ट रेसिपिएंट ऑफ मेटल स्क्रैप, या आपका सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, रेसिपिएंट किसी दूसरे स्टेट में है, जो भी टीडीएस काटा जाएगा वो 10 तारीख तक अगले महीने की डिपॉजिट करवाना है। जीएसटीआर 7A में सर्टिफिकेट जनरेट होगा जिसके बेसिस पे आप उसका क्रेडिट ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जिसका आप यूज कर सकते हो किसी लायबिलिटी को पे करने में। अगर टाइम पे डिपॉजिट नहीं करवाया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% की रेट से। जो भी टीडीएस काटना चाहता है उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है, 3 दिन के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। यहाँ तक